हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10th का जो ट्रायंगल चैप्टर था ना, उसका एक पार्ट फिनिश कर लिया है। हम लोगों ने जितने भी सीबीएसई में सवाल आए थे वो सारे सवाल हमने यहाँ पे डील कर लिए हैं। जो थ्योरम वाला पोर्शन था वो थ्योरम वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया है और हम अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो है सिमिलरिटी वाला पोर्शन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो है और मेरे पास बचे हुए हैं उनको भी कर लेते हैं और फिर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों का कोई लेक्चर मिस हो गया है वो आई बटन पर जाइए और जाकर के आप अपना लेक्चर वहां से देख सकते हैं। यूट्यूब पर सारा लेक्चर स्टडी विद धैर्यम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल क्या बोला है, बहुत ही आसान सा सवाल है ना। बोला है O इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। ABC कोई ट्रायंगल है ना। द बाइसेक्टर ऑफ AOB, AOB का बाइसेक्टर मतलब ये है, AOB का बाइसेक्टर बोलने का ये मतलब है कि भाई इस AOB मतलब इस एंगल का एक बाइसेक्टर, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला एंगल जो है दिस एंगल बिकम्स इक्वल्स टू दिस एंगल। क्लियर। अच्छा, अब बोला है आपको बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, BOC एंड COA। ओके, इनका भी बाइसेक्टर मतलब ये जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल एंड इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक बात। अच्छा, बोलता है इनका जो बाइसेक्टर है वो AB साइड पर D पॉइंट पर मिलता है। ये AB वाले साइड पर ये D पॉइंट पर मिल रहा है, BC वाले साइड पर E पॉइंट पर मिल रहा है, तो BC वाले साइड पर पॉइंट E पर मिल रहा है एंड AC वाले साइड को F पॉइंट पे मिलता है, तो AC वाले साइड को F पॉइंट पे मिल रहा है। अपने को प्रूफ करना है टू शो दिस AB इंटू AD इंटू BE इंटू CA बराबर DB इंटू EC इंटू FA। ये हमको जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर OD एक बाइसेक्टर है, OD अगर बाइसेक्टर AOB का है तो ये O के अपोजिट साइड दैट इज AB को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में AOB को कंटेन करने वाले साइड्स होंगे। तो इनके जो साइड्स हैं, साइड्स का जो रेशियो होगा, जिन साइड से मिलकर AOB बना है, उन्हीं साइड के रेशियो में अपोजिट साइड को ये क्या करेगा, बाइसेक्ट उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक बात। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की तो मैं आराम से लिख सकता हूं किसमें, ट्रायंगल AOB में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं आराम से लिख सकता हूं क्या कि सर AD अपॉन DB, राइट। लिख सकता हूं मैं कि AD बाई DB, दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि भाई ये वाला जो है दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये अपने अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में ये दोनों साइड्स हैं जो इस एंगल को कंटेन कर रहे हैं। क्लियर। ये क्या आएगा, AD ऊपर लिखा है तो ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू AO अपॉन BO। क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रायंगल BOC की, अगर मैं ट्रायंगल BOC की बात करता हूं तो इस ट्रायंगल में देखिएगा इस एंगल का जो अपोजिट साइड है दैट इज BC, ये सेम रेशियो में डिवाइड हुआ होगा। OE इज द एंगल बाइसेक्टर। क्या लिख सकता हूं मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, BE अपॉन EC। करेक्ट। मैं लिख सकता हूं BE अपॉन EC बराबर उन साइड्स के रेशियो को जो इस एंगल को कंटेन करता है। वो साइड कौन से है, BO अपॉन CO। दिस विल बी व्हाट, BO अपॉन CO। क्लियर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मैं सीधा सीधी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहा हूं और कुछ नहीं, जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा, इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया है। अगर मैं तीसरे ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल AOC की बात करता हूं, अगर मैं ट्रायंगल AOC की बात करूं तो AOC ट्रायंगल में क्या है, OF इज द एंगल बाइसेक्टर। करेक्ट। O के जो अपोजिट साइड है दैट इज AF या CF अपॉन AF लिख लूं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट CF अपॉन AF। ठीक है, CF अपॉन AF जो होगा वो इन साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। दिस विल बी व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू कितना, AO अपॉन, सॉरी CF पहले लिखा है ना, CF ऊपर लिखा है, ये आ जाएगा क्या, दिस विल बी CO अपॉन कितना, AO आ जाएगा। ठीक बात। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तीनों इक्वेशन को तो LHS मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखो
दिस विल बी AD बाई DB इनटू क्या बनेगा, BE बाई EC इनटू क्या बनेगा, CF बाई AF, CF बाई AF। दिस विल बी इक्वल्स टू कितना, RHS मल्टीप्लाई करो क्या होगा, AO अपॉन BO इनटू क्या बनेगा, BO अपॉन CO इनटू देखना RHS मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या हो जाएगा, CO अपॉन AO। दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। ठीक है, सो क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 किया मैंने, 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो LHS वाले LHS से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और RHS वाले RHS से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि भाई ये तीनों तो आपस में निपट जा रहे हैं, नहीं, सो इसको ये खा जा रहा है, इसको ये खा जा रहा है और इसको ये खा जा रहा है। सो यहां से मुझे क्लियरली मिल रहा है कि AD इंटू BE इंटू CF, ठीक है, AD इंटू BE इंटू CF अपॉन क्या आ जाएगा, देखो DB इंटू DB इंटू EC इंटू AF को मैं FA लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे यू विल गेट योर आंसर, सिंपल। सो कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी AD इंटू कितना, BE इंटू CF, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, DB इंटू EC इंटू कितना, FA। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड यही आपको जो है वो प्रूफ करना था। देख लीजिए, आपको यही प्रूफ करना था, AD इंटू BE इंटू CF, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू DB इंटू EC इंटू FA। क्लियर। सो जैसे ही 1 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है, तो मुझे वो थ्योरम डायरेक्टली याद है, ठीक है। सो आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है आपको पूछ ले एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं आपके, पर आपको ना ये बहुत काम का है। बाद में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ऐसा थोड़े है कि CBSE के सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा, आएगा ना भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कुछ भी पूछेगा, CBSE के सिलेबस में नहीं है तो ये 4 5 6 क्वेश्चन जो करवाए हैं एंगल बाइसेक्टर के ऊपर, इसको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, बोला है AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल का AD मीडियन है, तो AD कोई मीडियन बना लूं। सो चलो बना लेता हूं मैं। AD एक मीडियन है। मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन का ये मतलब होता है सर कि भाई ये AD मीडियन है। अगर AD जो है ये मीडियन है, ठीक बात, अगर ये मीडियन है इसका मतलब ये होगा कि D जो है इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, करेक्ट, ऑफ BC। इसका मतलब क्या हो गया, BD इज इक्वल्स टू DC। तो मैं लिख सकता हूं ना कि BD अपॉन DC की जगह CD लिख लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सुंदर लगता है देखने में। BD अपॉन CD, इसका रेशियो क्या आ गया, 1 आ गया। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका रेशियो ये 1 आ गया, मुझे पहले स्टेटमेंट से समझ में आ जाता है। बोला है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADB, ADB का बाइसेक्टर। सो ADB का बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा, सोचो, ADB का जो बाइसेक्टर होगा वो ADB, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो बाइसेक्टर कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके का कुछ बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो ADB मतलब दिस एंगल बराबर दिस एंगल, क्लियर। एंड ADC का जो बाइसेक्टर है, ADC इसका जो बाइसेक्टर है, सो दिस बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है इस तरीके से, सो दैट कि ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। बाइसेक्टर का मतलब यही तो हुआ कि पूरा आधा आधा में डिवाइड कर देगा। ADB एंड ADC मीट्स AB एंड AC इन ENF, तो AC पर F पर मिल रहा है और AB पर E पर मिल रहा है, तो ये हो गया E, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। बोला है प्रूव दैट EF पैरेलल BC, तो EF को अगर मैं ज्वाइन करूं, अगर मैं EF को ज्वाइन करूं, ठीक है, EF ज्वाइन करूं, सो मुझे ये प्रूफ करना है कि EF जो है
वो BC के पैरेलल है। कॉमन सेंस ये है कि अगर मैं ट्रायंगल ADB की बात कर लूं, ठीक है, ट्रायंगल ADB की बात करूं, तुम कैसे सोचोगे सर? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सोच सकता हूं मैं। सो ट्रायंगल, अगर मैं ADB ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ADB तो क्या बोलेगा ये ADB ट्रायंगल? ये बोलेगा कि भाई ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। अरे DE इज द बाइसेक्टर, तो DE अगर बाइसेक्टर है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज AE अपॉन BE, करेक्ट? सो AE अपॉन BE का जो रेशियो होगा, ये रेशियो उन साइड्स के रेशियो के बराबर होगा जो इस एंगल को कंटेन कर रहे हैं। सो इस ADB एंगल को बनाने में कौन कौन से साइड का योगदान है? एक AD का और एक BD का। तो हमने पहले AE ऊपर लिखा है, AE ऊपर लिखा है, तो AD ऊपर लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बी व्हाट? AD अपॉन BD। क्लियर? अब देख लो ध्यान से, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सही? अच्छा, ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ADC की बात कर लेता हूं मैं। अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूं, ADC, ट्रायंगल ADC, तो अगेन ADC में DF इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, सो DF अगर एंगल बाइसेक्टर है तो D का जो अपोजिट साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। किस रेशियो में सर? AF अपॉन CF। सही है? सो AF अपॉन CF का जो रेशियो आएगा वो इस एंगल को ADC को कंटेन करने वाले साइड्स के रेशियो के बराबर आएगा। तो ADC मतलब AD बाई CD, दिस इज इक्वल टू व्हाट? AD अपॉन CD। सही है ना? देखना ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब सुनो ध्यान से, क्या क्या हुआ सर? ये बाइसेक्टर था तो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। ओके, सो ये बाइसेक्टर है सर, तो AF अपॉन CF बराबर AD अपॉन CD। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि D एक मीडियन है, इसका मतलब BD बराबर CD है, बट BD बराबर CD गिवन है। तो अगर BD बराबर CD है दोस्त, तो इसका मतलब हो गया कि AD अपॉन BD जो है ये किसके बराबर है? AD अपॉन CD के बराबर आएगा। अरे फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं चेक करूं तो यही तो कहानी बनेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यही स्टोरी है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AD बाई BD बराबर AD बाई CD। नाउ AD बाई BD और AD बाई CD बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज कि AE अपॉन BE, AE बाई BE जो होगा ये बराबर होगा किसके? AF बाई CF के, AF बाई CF के बराबर होगा। ठीक भाई? AE बाई BE बराबर AF बाई CF। तो ये ट्रायंगल को पकड़ लो। कौन से ट्रायंगल को? ट्रायंगल ABC को पकड़ लो, ट्रायंगल ABC। तो देखो ध्यान से, ट्रायंगल ABC में क्या है सर? ये रहा ABC ट्रायंगल, ABC, और EF एक लाइन है, दिस इज ए लाइन ENF। और क्या है, हमने क्या ला के रखा है? रिजल्ट ये है कि भाई AE अपॉन BE जो है ये बराबर है AF बाई CF के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है, AE बाई BE बराबर AF बाई CF, इसका मतलब यह है कि कन्वर्स ऑफ थेल्स है ना। सो कन्वर्स ऑफ थेल्स ये कहता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स या BPT जो बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। कन्वर्स ऑफ BPT ये कहता है कि जो EF वाला साइड होगा इट विल बी पैरेलल टू BC के साइड के। क्लियर? और हमें शायद यही प्रूफ करना था, टू प्रूफ EF पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, इजी। सो बहुत ही आसान सा सवाल होता है अगर आपको ट्रायंगल पकड़ना आता है और थ्योरम्स अगर आपको मालूम है। तीन ही थ्योरम तो सिखाया है, एक BPT, एक कन्वर्स ऑफ BPT, दूसरा मिड पॉइंट थ्योरम तो कुछ था नहीं, वो तो एप्लीकेशन था किसका? BPT का, तो वो तो क्वेश्चन फॉर्मेट में आ सकता है। एक एक्स्ट्रा थ्योरम आपको सिखाया दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और कितना काम का है आपको समझ में आ रहा होगा। सो इजी है, बहुत आसान सा सवाल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर बात करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, समझिएगा, फोटो नहीं दिया है मैंने, आपको फोटो बनाना है, ठीक। क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, if the bisector of an angle of a triangle bisect the opposite side, prove that the triangle is isosceles। CBSE में आया हुआ सवाल है, ठीक।
सो कोई ट्रायंगल बना लूं? अरे भाई, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो पहले ट्रायंगल तो बनाओ। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले फोटो में मैंने क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया। सो लेट से ट्रायंगल इज ए बी एंड सी, कोई ट्रायंगल है, ठीक बात, ए बी सी बी एनी ट्रायंगल, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो चलो एंगल ए से, एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ जो बाइसेक्टर अगर ड्रॉ होगा, तो मान लो ये बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया। सो दिस बाइसेक्टर आई ड्रॉ, सो दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू दिस एंगल, लेट से दिस पॉइंट इज डी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अब अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एडी जो है एंगल बाइसेक्टर भी है और एडी जो है मीडियन भी है। इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एंड एडी इज मीडियन ऑल्सो। अगर एडी मीडियन है, इसका मतलब डी जो है बेटा वो मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सही बात कह रहा हूं मैं, डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट है। अगर डी बीसी का मिड पॉइंट है तो कॉमन सेंस कहता है बीडी बराबर सीडी। अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहें तो दोनों इक्वल का जो रेशियो आता है, दिस कम्स आउट टू बी 1। सो सिंपल है, यहां तक मुझे समझ में आ गया। प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो सोचो, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा, देखना। अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लो, चलो ट्रायंगल ए बी सी की जैसे ही बात करोगे ना, तो क्या मिलेगा देखना। एडी क्या है? बाइसेक्टर है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन बोथ, एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर लूं तो क्या लगता है आपको? कर सकता हूं ना मैं? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर लो। तो जैसे ही आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करोगे, क्या होगा? सर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इस ए वाले एंगल को कंटेन करने वाला साइड होगा, क्योंकि एडी जो बाइसेक्टर है वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? ए को। तो क्या लिखेंगे अपन? सर बीडी बाई सी डी, आप आराम से लिख लोगे क्या? बीडी अपॉन सी डी बराबर, बीडी बाई सी डी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा इजी ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। अब देखो जरा, बी डी बाई सी डी कितना है रेशियो? 1 है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। डी मीडियन भी तो है, अगर डी मीडियन है मतलब डी इज द मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कट पिट करके 1 आ गया, बराबर कितना? ए बी अपॉन ए सी। बहुत ही तुच्चा लेवल का सवाल था। सो ए बी बराबर ए सी आ गया। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए बी सी में, है ना, दो साइड इक्वल हो गए, मतलब कि ये साइड और ये साइड जो है ये बराबर हो गया, ए बी और ए सी बराबर हो गया। तो ऑफ कोर्स जो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि वैसे ट्राइंगल जिसमें दो साइड, है ना, ए बी बराबर ए सी हो जाए तो ये क्या हो जाता है? आइसोसेलस होता है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड्स का जो अपोजिट एंगल होता है वो भी बराबर होता है, मतलब दिस एंगल बिकम्स इक्वल्स टू दिस एंगल ऑल्सो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से इजीली सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, सो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, एक और सवाल है, अच्छा सवाल है, ये लास्ट सवाल है शायद, हाँ लास्ट सवाल है मेरे ख्याल से। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बोला है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक बात, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स ए सी एट डी। तो एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूं। सो एक ट्राइंगल ए बी सी बना रखा है मैंने, और बोला है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी का बाइसेक्टर तो भैया यही कुछ होगा। ठीक है, सो ये वाला एंगल जो होगा, दिस एंगल will be equals to this angle. Clear? So bisector of angle B meets AC at D. So AC को किस पे कट करता है? D पे कट करता है।
ए लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ए सी। सो पी क्यू को ए सी के पैरेलल ड्रॉ कीजिए। सो जैसे ही आप पी क्यू को ए सी के पैरेलल ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ऐसा ही बनाइएगा, सही है। सो पी क्यू को ए सी के पैरेलल ड्रॉ किया, मीट्स ए बी एट पी, ओके, बी सी एट क्यू, बी सी एट क्यू एंड बी डी एट आर रिस्पेक्टिवली। इसको कहां पे कट करता है? आर पे कट करता है, ओके। आराम से डायग्राम बन गया। नाउ वी हैव टू प्रूव पी आर इंटू बी क्यू। तो देखो जरा, पी आर इंटू बी क्यू, पी आर इंटू बी क्यू बराबर क्यू आर इंटू बीपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ना। देखो ना, ट्रायंगल बी क्यू पी ले लेता हूं मैं, देखना, ट्रायंगल बी पी क्यू की बात कर लूं, देखना, ट्रायंगल बी पी क्यू की बात करता हूं। तो अगर ट्रायंगल बी पी क्यू की बात करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से। सो ये क्या है? P, ये क्या है? B, ये क्या है? Q, और ये क्या है? दिस इज एंगल बाइसेक्टर। सो ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। सो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? R हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊं, इसका मतलब जो BR है, BR इज एन एंगल बाइसेक्टर। अरे भाई, BR क्या है? यहां पर एंगल बाइसेक्टर हो गया, एंगल बाइसेक्टर है ना, किसका? ऑफ एंगल PBQ का। PBQ को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दूं, अगर मैं इसका यूज कर लूं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करूं, सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करने पर क्या मिलता है मुझे? सर मुझे मिलेगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब पी आर अपॉन क्यू आर, सही है। सो दिस इज व्हाट पी आर अपॉन क्यू आर इज, पी आर बाई क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? बीबी, दैट इज बीपी, सही है ना। पीबी बोलूं या बीपी बोलूं, पीबी बोलो या बीपी बोलो, बात बराबर है। पीबी अपॉन कितना? बी क्यू, सही है। देख लो, प्रूव हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सो यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। सो पी आर इंटू बी क्यू, सो देख लो क्या आ गया? पी आर इंटू बी क्यू बराबर कितना हो गया? बीपी इंटू क्यू आर, दैट इज क्यू आर इंटू बीपी, सही है। क्यू आर इंटू बीपी, और यही प्रूफ करना था। सो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, बहुत इजीली प्रूव्ड हो गया। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट की बात कर लो, सेकेंड पार्ट की बात कर लो। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? ए बी इंटू सी क्यू। देखो, ए बी ये पूरा, और सी क्यू क्या हुआ? सी क्यू, सी क्यू तो ये लाइन होता है, ठीक है। एंड बी सी इंटू ए पी, बी सी कहां गया? बी सी, बी सी ये पूरी साइड, और ए पी तो कॉमन सेंस है। देखो जरा ध्यान से, ट्रायंगल किसकी बात कर लूं? ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लो, ठीक है। सो जैसे ही ट्रायंगल ए बी सी की बात करोगे, देखो तुमको दिख गया है ना। सर ये देखो, ये वाला इस तरीके से, सर ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक बात। और पी क्यू जो है ये पैरेलल है, पी क्यू जो है ये पैरेलल है, खत्म हो गया सवाल। पी क्यू जो है वो पैरेलल है। सो पी क्यू पैरेलल टू ए सी दिया हुआ है। अगर पी क्यू जो है इट इज पैरेलल टू ए सी, तो सोच के देखो, मैं बीपीटी लगा दूं। सो बीपीटी अगर मैं लगाऊं या कॉरोलरी लगा दूं, बात बराबर है। सो बीपीटी लगाऊं या उसका कॉरोलरी लगाऊं, तो क्या होगा? मुझे क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है? ये देखो, ए बी मतलब पूरा साइड, मतलब क्या लिखूंगा? बड़ा वाला साइड ए बी अपॉन क्या? ए पी। तो ये देखो, ये पूरा अपॉन ये छोटा वाला, सही है ना, बाय ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा, दैट इज बी सी अपॉन क्या बनेगा? ये सी क्यू, सी क्यू, ठीक बात। सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट आंसर। आराम से, बहुत ही इजी सवाल था ये। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू सी क्यू बिकम्स इक्वल्स टू क्या बनेगा? ए पी इंटू बी सी हो जाएगा, है ना। सो यही मेरे ख्याल से प्रूफ करना था। सो क्या आ गया? ए बी इंटू सी क्यू बराबर ए पी बी सी इंटू ए पी। सो लगा दिया मैंने, क्या? थेल्स की कॉरोलरी लगा दी कि पूरा बड़ा साइड अपॉन दिस छोटा साइड इज इक्वल्स टू दिस बड़ा साइड अपॉन दिस छोटा साइड। क्लियर? और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी बाई ए पी
बराबर BC बाई CQ। सो दिस इज व्हाट प्रूव्ड आंसर। इजी। सो यहां पे फर्स्ट पार्ट जो था, जो थ्योरम वाला था और उसके क्वेश्चन थे, वो समाप्त हो गया। सो अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना, सिमिलरिटी। सो सिमिलरिटी का जो कंसेप्ट है ना, उसके पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट जानना चाहिए, है ना। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। सो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको बोलते हैं? अगर मैं बोलूं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलेंगे? सो टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, है ना। मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है टू और मोर फिगर्स, मोर फिगर्स हैविंग, समझना बात को, हैविंग पहला सेम शेप एंड दूसरा क्या हो जाएगा? सेम साइज, सेम साइज। मतलब दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे ना, उनका बिल्कुल साइज भी सेम होगा, उनके डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंगल सब बराबर होंगे, है ना। मतलब एक फिगर दूसरे फिगर को सुपर इंपोज कर जाएगा या ओवरलैप कर जाएगा। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन ओवरलैप और सुपर इंपोज ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन ओवरलैप और सुपर इंपोज ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन ओवरलैप और सुपर इंपोज ईच अदर। सो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इसका मतलब उसका हर एक डायमेंशन जो है वो क्या है? सेम है। हमें तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करनी है, तो मैं अभी बात करूंगा ट्रायंगल्स की, ठीक है। सो सेम शेप है, जैसे दो लाइन है। सो लाइन जैसे मान लो कि एक लाइन है AB, सपोज AB, दूसरा लाइन है CD, CD। सो दोनों लाइन कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? लाइन AB इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन CD। कब होगा ये? कब होगा? लाइन AB इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन CD। ये कब होगा? जब दोनों की लेंथ बराबर होगी। सो लेंथ ऑफ AB जो है ये बराबर होगा लेंथ ऑफ CD के, मतलब दोनों एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर जाएंगे। दो एंगल बराबर कब होंगे? जब दोनों का मेजरमेंट क्या होगा? सेम होगा। सेम शेप सेम साइज, ठीक है। दो ट्रायंगल हैं, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है, कार्बन कॉपी है, बिल्कुल एक ट्रायंगल बनाया और दूसरा ट्रायंगल बनाया, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जा रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर रखने पर पता ही नहीं चल रहा कि दो ट्रायंगल है। सेम शेप सेम एंगल सेम डायमेंशन का ट्रायंगल है, सो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो शेप भी सेम होना चाहिए, साइज सेम। शेप का मतलब कि ट्रायंगल का कंपैरिजन ट्रायंगल से होना है, लाइन का कंपैरिजन लाइन से होना है, क्वाड्रिलेटरल का कंपैरिजन क्वाड्रिलेटरल से होना है। क्लियर है ना? ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है ना। ये सब बातें आपको पता है। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ठीक है। सिमिलरिटी का क्या मतलब है? सिमिलर फिगर्स का क्या मतलब है? सिमिलर फिगर्स का क्या मतलब है? सिमिलर फिगर्स का क्या मतलब है कि दो और मोर फिगर्स, है ना, ये सिमिलर कब कहलाएंगे? टू और मोर फिगर्स आर said to be similar, are said to be similar if। अभी ट्रायंगल की बात मैं करूंगा, अभी मैं फिगर्स बोल रहा हूं, ट्रायंगल की बात अभी मैं करूंगा, चिंता मत करो। टू और मोर फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ पहला दे हैव सेम शेप, मतलब कि कंपैरिजन जो है ट्रायंगल का ट्रायंगल से करना है, क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल से करना है, लाइन का लाइन से करना है, एंगल का एंगल से करना है, ये कहानी है। दे हैव सेम शेप, दे हैव सेम शेप एंड दूसरा दे मे हैव सेम साइज और डिफरेंट साइज। साइज अलग अलग हो सकता है ना, मतलब एक बड़ा एक छोटा, है ना, तो एक बड़ा एक छोटा जो है वो हो सकता है ना। दे मे हैव
सेम और डिफरेंट शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप एंड साइज। मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो देखो ना, एक का डायमेंशन ज्यादा है, एक का कम है, सो ये क्या हो गए, सिमिलर हैं। क्यों, दोनों लाइन हैं, एक का लेंथ ज्यादा है, एक का कम है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, एक ऐसा छोटा स्क्वायर और एक ऐसा बड़ा स्क्वायर, तो भाई ये बताओ कि दो स्क्वायर हैं, क्या ये सिमिलर है? यस, दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। साइज अलग अलग हो सकता है पर शेप क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर का स्क्वायर के साथ, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई अभी ट्रायंगल पे आएंगे, ट्रायंगल को सेपरेट में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, ट्रायंगल को सेपरेट में पढ़ाएंगे। ठीक है, सो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे जब उनका शेप सेम होगा, बस साइज डिफरेंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, सेम शेप सेम साइज, मतलब दोनों इक्वल ट्रायंगल हैं। इक्वल ट्रायंगल का मतलब, इक्वल ट्रायंगल का मतलब दे विल ओवरलैप ईच अदर, सेम डायमेंशन है उसका। तो देखो ना, मैंने लिखा है कि सेम शेप, तो दोनों में सेम शेप है। यहां पे सेम साइज भी हो सकता है, सेम शेप भी हो सकता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर, मैं ये बोल सकता हूं एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर। अगर मैं इस डेफिनेशन को पकड़ूं, सेम शेप भी हो सकता है, डिफरेंट, सेम शेप हो गया, सेम साइज हो गया, सेम साइज हो गया, डिफरेंट साइज है ना। शेप क्यों लिखा है यहां पे, सिर्फ साइज से डील करते हैं। मे हैव सेम और डिफरेंट साइज, सो मैं इसकी बात कर रहा हूं। सो सेम साइज भी हो सकता है और डिफरेंट साइज भी हो सकता है। तो मतलब एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। सो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन से मैं बोल रहा हूं, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कहीं भी। अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रायंगल की बात करूंगा, डोंट वरी। सो नोट एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स बोल रहा हूं मैं, है ना, आर सिमिलर बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल्स, एवरी सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सेम शेप तो हो जाएगा पर सेम साइज भी होना चाहिए फॉर कॉन्ग्रुएंसी। जबकि सिमिलर में साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको क्या है ना कि कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन भी बता दूंगा सिमिलरिटी पढ़ाने से पहले। क्यों, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा। सो क्लास 9th में आपने अगर पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, 10 मिनट का समय लगेगा करने में। ठीक है, सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए हो गया। तो आइए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज का मतलब कि अगर ये दो ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, दोनों का सेम शेप है, दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दोनों का साइज भी सेम होगा, तो इसका क्या मतलब है कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देखो, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, और साथ साथ ए बी डी के बराबर है ना, ए बी जो है वो डी के बराबर है, ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है, और बी सी जो है ये क्या है, ई एफ के बराबर है। सही बात। सो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशंस हैं उनका मेजरमेंट सेम होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी सेम, इक्वल, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ विल आल्सो बी इक्वल इफ टू ट्रायंगल्स आर congruent. So लिखा हुआ है two triangles are said to be congruent if they have their corresponding angles are equal. The word corresponding is very important, है ना। ट्रायंगल को लिखने का तरीका, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में जो लिखते हैं आप, रैंडम नहीं लिख सकते कैसे भी, ठीक है।
सो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि वो लिखे हुए में दिखना चाहिए। जैसे देखना, मैंने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाई एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ठीक, साथ में ए बी पहला और दूसरा जो मिलकर लेंथ बना रहा है, यहां भी पहला और दूसरा जो मिलकर लेंथ बना रहा है उसके बराबर है, मतलब ए बी डी के बराबर है। अब आपको तरीका यह है कि एक ट्रायंगल लिख लीजिए और दूसरे में उसी हिसाब से घूमिए। जैसे मैंने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, तो मैंने ए से स्टार्ट किया, तो ए के इक्वल वाला पोर्शन मैंने लिख दिया डी, और यहां से भी, जैसे यहां से मैं एंटी क्लॉक घुमाऊं, ठीक है, मैं एंटी क्लॉक घुमाऊं ए बी सी, तो यहां भी क्या लिखूंगा, डी ई एफ। समझ में आया? सो इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड, ये ट्रायंगल लिखना, ऐसा नहीं लिख सकते डी एफ ही नहीं लिख सकते, डीएफ ई नहीं लिख सकते, है ना? क्यों? डीएफ ई लिख दीजिएगा तो बी तो एफ के बराबर हो जाएगा, जबकि बी एफ के बराबर नहीं है। मैंने क्या दिखाया है, बी जो है ई के बराबर है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल, मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब मुझे अगर उल्टा प्रूफ करना है कि भाई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, तो मैं इतना थोड़ी प्रूफ करूंगा कि ए तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर। दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इतना मुझे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि अगर दो ट्रायंगल इन क्राइटेरियाज को ये फुलफिल करता है देन इट विल बी कॉन्ग्रुएंट इटसेल्फ। सो मुझे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी पड़ेगी, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल इन कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, सो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, दो बातें हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ भी बराबर होगा इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब उल्टा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? सो फॉर दैट वी डोंट नीड टू प्रूव दीज 6 कंडीशंस कि भाई तीनों एंगल बराबर करो देन तीनों साइड बराबर करो तब कहेंगे ओके दिस इज कॉन्ग्रुएंट। नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, अब इतना 6 प्रूफ करने थोड़ी बैठा हूं। सो देयर आर सम क्राइटेरिया, है ना, जिनको अगर दोनों ट्रायंगल फॉलो करते हैं देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, एंड वंस इट इज प्रूव्ड दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन इजीली से कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल एज वेल एज करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दो बातें, पहला, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर सेम शेप सेम साइज, इस यही बात कर रहे हो, ट्रायंगल का ट्रायंगल से कंपैरिजन, सेम शेप का कंपैरिजन, और डायमेंशन सेम, करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस क्या है, सेम। ये बेटा लिखने का तरीका, इसको बड़ा ध्यान से लिखना है ना। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको लिखने के ऊपर जो है ना, कैसे सिमिलरिटी लिखते हैं, कैसे वो लिखने के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। वो सबसे मेहनत वाला काम है ना, और सबसे टेक्निकल काम है। भाई ए बी सी लिख देगा डी एफ ई, गलत हो गया ना बेटा। ए तो डी के बराबर एंगल है, बी जो है ई के बराबर एंगल है, सी है एफ के बराबर एंगल है, तो ए बी सी डी ई एफ के बराबर है, डी एफ ई के नहीं। सो लिखने, और दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पहली बात, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मुझे पता है, सो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, तीनों एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब इन कंडीशंस को फॉलो करेगा। सो देयर आर 5 कंडीशंस। ओके, सो 5 क्राइटेरिया थ्रू विच वी कैन चेक वेदर द टू गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। ओके, क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। सो कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो पहला क्राइटेरिया है एस क्राइटेरिया। अब देखो एस ये अपने आप में जो है ना, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखो, साइड एंगल साइड, मतलब ये है कि मान लो कि दो ट्रायंगल मैंने बनाए, ठीक है, मैंने दो ट्रायंगल बनाए, मैं आपको बस डिक्टेट कर देता हूं, ठीक है। दो ट्रायंगल बनाए, लेट से ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, और मुझे यह बता दिया गया कि इन दो ट्रायंगल में जो साइड ए बी है वो साइड डी के बराबर है, और मुझे यह बता दिया गया कि साइड बी सी जो है ये भी ई एफ के बराबर है, और साथ साथ साइड
साइड, तो लिखना क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल मतलब इनके द्वारा जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल में जो इक्वल है ना, अरे एक साइड ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो दो साइड इसके दो साइड इसके दो करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। साथ में जो इंक्लूडेड एंगल है, द इंक्लूडेड एंगल मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। सो ये जो इंक्लूडेड एंगल है ना, ये भी बराबर होना चाहिए। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग दो साइड और उनके बीच का बनने वाला एंगल बराबर होता है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। वी कैन इजीली से कि ट्रायंगल ए बी, देखो ए बी सी, सही है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू, लिखने का तरीका देखो सर, ए बी किसके बराबर है, डीई के, तो ए बी, तो यहां पे क्या होगा डीई, तीसरा अपने आप आ जाएगा, ये समझ में आया। सो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब ए से एस, क्या है ए से एस सर, दो साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द इंक्लूडेड एंगल, द इंक्लूडेड जो दो साइड बराबर हो रहा है उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर होता है दोनों का, तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर आप तो हीरो हैं, ए बी डी ई के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, और ए सी डी एफ के बराबर हो जाएगा। साथ में एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा। सो फर्स्ट कंडीशन इज एस ए एस, तो नाम में छुपा है साइड एंगल साइड। ए जो बीच में लिखा है ना, वो ऐसे ही नहीं लिखा है, वो दो साइड जो बराबर हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल के, उनके बीच का एंगल भी बराबर होना चाहिए, ठीक। ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज एस ए एस, सेकेंड क्राइटेरिया इज ए एस ए। ये मुझे पढ़ाना नहीं है, बस मैं बताना चाहता हूं आपको, मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता है। ए से क्राइटेरिया, अब यहां देखो, टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक बात। ए एस ए मतलब एक ट्रायंगल है मेरे पास, लेट से ए बी सी, एंड दूसरा भी ट्रायंगल है मेरे पास, लेट से डी ई एफ, और मुझे ये कह दिया कि भाई एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। तो देखो दो एंगल है ना, दो एंगल, दोनों ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग दो एंगल हैं वो बराबर है, जैसे एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ए एस ए का क्या मतलब हुआ कि साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स, इक्वल एंगल्स है ना, तो ये वाला साइड बराबर होना मांगता है, नहीं, तो ये वाला साइड मस्ट बी इक्वल टू ये वाला साइड, कोई और साइड बराबर होगा तो काम नहीं चलेगा। देखो लिखने का तरीका, ए एस ए एंगल एंगल एंगल, साइड साइड और फिर एंगल, मतलब दोनों एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड का बात कर रहा है। सो ए एस ए, तो अगेन वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी ए डी के बराबर है, इट इज कॉन्ग्रुएंस टू ए डी के बराबर है ट्रायंगल डी ई एफ। सो सिंपल। सो दो कंडीशन आपने सीखा, पहला क्या कि सर अगर किसी ट्रायंगल का साइड, दो साइड है ना, उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल के ऑफ अदर ट्रायंगल, द टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। दूसरा, सर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड बराबर हो, करस्पॉन्डिंग दो एंगल और उनके बीच के इंक्लूडेड साइड के, करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड के, देन द टू ट्रायंगल विल बी सिमिलर। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज ए से एस, दूसरा क्राइटेरिया इज ए एस ए। तीसरा क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया, देखो मुझे लिखना नहीं चाहिए ए एस है ना, ए एस एक्चुअली जो है ना, ए एस एक्चुअली जो है वो ए एस ए का कॉरोलरी है, लेकिन मैं लिखता हूं, ठीक है। कई बुक्स में ना ए एस लिखा हुआ है, अरे भाई ए एस क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ए एस ए क्राइटेरिया जो है ना उसी का कॉरोलरी है। लेकिन आप याद रखिए ए एस है ना, सो क्या बोला है, एंगल एंगल साइड, मतलब किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल, कोई भी दो एंगल, जैसे ट्रायंगल ए बी सी में मान लो, और ये ट्रायंगल लेट से ट्रायंगल डी ई एफ मान लो, ठीक है, डी ई एफ मान लो, क्लियर, ट्रायंगल ए बी सी डी एफ। मैं कह रहा हूं कि एंगल ए
बराबर है एंगल डी के, एंगल बी जो है ये बराबर है एंगल ई के, ठीक है, और कोई भी एक साइड बराबर है, एनी वन साइड। यहां पे देखो साइड साइड में लिखा हुआ है, नहीं एंगल एंगल साइड, तो किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो करस्पॉन्डिंग किसके, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो करस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड एनी अदर साइड, एनी वन साइड इज, एनी वन साइड, तो मान लो कि कोई साइड, लेट से दिस साइड इज इक्वल, सो दिस साइड इज इक्वल, तो क्या हो गया, दिस इज AAS क्राइटेरिया। सो ट्रायंगल है ना ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी। अब जो बच्चे, जो होशियार बच्चे होंगे बोलेंगे गुरुजी इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, ये दो एंगल इन दो एंगल के बराबर हैं, तो क्या तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया, और अगर तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया तो ये तो ASA वाला क्राइटेरिया, मैंने अभी कहा था AAS कोई क्राइटेरिया नहीं, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल आउटपुट विच इज कॉरोलरी ऑफ ASA। सो जितने भी AAS वाले होंगे, जितने भी AAS होंगे वो ASA को तो फॉलो करेगा ही। सो देख लीजिए कि भाई अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये दोनों भी बराबर हो गए तो ASA ये तो ASA क्राइटेरिया है सर। सो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं याद करने के लिए, लेकिन कई बुक्स में लिखा हुआ है तो आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज नथिंग बट द कॉरोलरी ऑफ ASA। लिख दूं इधर, ये क्या है, कॉरोलरी ऑफ ASA क्राइटेरिया। और मैंने अभी आपको लॉजिकली बोल करके बताया कि सर ये AAS अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो ASA अपने आप होगा, क्योंकि बेटा ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये साइड बराबर है, तो क्या तीसरा एंगल बराबर नहीं हो गया अपने आप। सो तीसरा एंगल अगर अपने आप बराबर हो गया तो ASA। क्लियर, सिंपल। सो थर्ड क्राइटेरिया इज AAS, तो AAS को भी अगर फुलफिल करता है सो दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। नाउ नेक्स्ट फोर्थ इज SSS क्राइटेरिया। पकड़ के रखिएगा इसको पकड़ के रखिएगा, ठीक, इसको पकड़ के रखिएगा। यहां पे SSS क्राइटेरिया आ रहा है, सिमिलरिटी में भी SSS आएगा। मैं पूछूंगा आपसे कि भाई यहां के SSS में और वहां के SSS में क्या डिफरेंस है, ठीक, मेरा सवाल याद रखना है ना। सो कह रहा है कि दो ट्रायंगल आपस में, नाम ही से पता चल रहा है कि गुरुजी ये तो बहुत इजी है कि सर ABCDEF, ABC इज ए ट्रायंगल, DEF is another triangle. So SSS criteria का मतलब हो गया कि if all the three sides of a triangle AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है and AC DF के बराबर है तो congruent होगा। If all the three sides of one triangle becomes equal to corresponding sides of other triangle then they are congruent. So SSS में तीनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तीनों साइड एक ही ट्रायंगल में नहीं, दो डिफरेंट ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो मैं लिख सकता हूं इजीली कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। वेरी इंपॉर्टेंट। सो तीन क्राइटेरिया जो था, पहला SAS, दूसरा ASA, तीसरा SSS, है ना, चौथा AAS है, AAS इज द कॉरोलरी ऑफ ASA। क्लियर। पांचवा क्राइटेरिया जो है ना, यहां पे क्या है, हर साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। तो ऐसे ये AB किसके बराबर है, DE के बराबर, BC किसके बराबर है, EF के बराबर, और AC किसके बराबर है, DF के बराबर। सो AB DE के बराबर, देखो BC EF के बराबर, एंड AC किसके बराबर, DF के बराबर। सो दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही ये दोनों बेटा कॉन्ग्रुएंट हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल है ही। क्लियर। नाउ लास्ट क्राइटेरिया नंबर 5, इसको बोलते हैं RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ये। सपोज मान लीजिए, नाम लिख दूं मैं, नाम लिख दिया ABCDEF। मैंने कहा
कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल के बीच, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, उनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, थिंक अबाउट आरएचएस क्राइटेरिया, ठीक है। सो बोलता है राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट का मतलब क्या है कि बेटा एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, सो है बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, ठीक है। दूसरा 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, सो कहता है कि हाइपोटेनियस दोनों का करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, क्या बराबर होना चाहिए। सो क्या दोनों का करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए, और एक साइड एनी, जो दो साइड बचे हैं उसमें से कोई एक साइड अगर बराबर हो जाए, कोई एक साइड अगर बराबर हो जाए, है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अरे सर ये तो एसएसएस क्राइटेरिया है, हाँ है। अरे हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अगर हाइपोटेनियस दोनों का बराबर, बेस दोनों का बराबर मान लो, अभी बेस नहीं बोल रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू सी बात कर रहा हूं, ठीक, टेक्निकली बात करते हैं। सो अगर ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑफ कोर्स पाइथागोरस से ये इसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा ना। सो कोई बात नहीं। सो दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस सेम है ना, और कोई भी एक साइड सेम है दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल कॉमन सेंस से ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, क्लियर। बी 90 डिग्री, ई 90 डिग्री, देखो बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, और ए सी बराबर डी एफ, ये हो गया ए सी बराबर डी एफ। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर भाई ऐसा लिखा होता तो सोचो, अगर एक ऐसा, मैं नॉर्मली ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, लेट से दिस इज 90 डिग्री, ठीक है भैया, ये है बी, दिस इज ए, दिस इज सी, और मैं कह रहा हूं कि चलो ये दूसरा ट्रायंगल भी बना दिया मैंने। अब बताओ, लेट से दिस इज डी, ठीक है, ये ई है और ये एफ है। अब तुम जरा लिख के बताओ, मैं कह रहा हूं कि चलो हाइपोटेनियस दोनों का बराबर है, एंगल बी एंगल डी 90 डिग्री है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसका ये वाला साइड जो है वो इसके इस वाले साइड के बराबर है, तो कैसे लिखोगे, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे सर, ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो कैसे लिखेंगे, देखना बेटा 90 डिग्री कहां पे है, डी पर, तो क्या बी जो है यहां पर बी पर है, यहां पर डी पर है, तो क्या बी बीच में आया है तो डी बीच में आएगा, ओके, डी सर बीच में आ गया, सही बात है, डी क्या आ गया, बीच में आ गया। अब देखो जरा, क्या बीसी वाला साइड किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। अरे बीसी साइड जो है वो डी एफ के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ई डी एफ के। तो देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ 90 डिग्री वाला 90 डिग्री वाले से इक्वल हो गया, सही है ना। BC जो है दिस BC इज इक्वल्स टू DF, सही है, एंड दिस AC वाला साइड बिकम्स इक्वल्स टू EF वाला साइड, सही है। सो देखो जरा, EDF के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो लिखने का तरीके से लिखेंगे, है ना, तो ये वाला साइड इसके बराबर है, तो एक्चुअली ये जो ट्रायंगल है ना वो ऐसे घुमा करके ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला जो है ना ये ऐसे पलट के देखो, इसको ऐसे पलट के देखो, है ना, इसको जो है ऐसा है, हाँ मतलब ये घुमा उमा का देखो ना, तो ये वाला साइड इसके बराबर है, ओके, दिस DE और AB बराबर है भाई। सो AB और DE, AB और ED बराबर हैं, AB और ED बराबर हैं, एंगल A जो है एंगल E के बराबर है, ठीक है, एंगल D एंगल B के बराबर है, DF जो है वो BC के बराबर है, और EF हाइपोटेनियस जो है वो AC के बराबर, तो AC EF BC DF BC DF एंगल B एंगल D, सही है। सो ये लिखने का तरीका है। सो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट दिखेगा, आपको थोड़ा ट्विस्ट करके भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। सो ये था कॉन्ग्रुएंसी। तो कितने क्राइटेरिया हैं सर, टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ any one of the criteria is satisfied, out of 5 any one is satisfied. Which criteria? SAA, side angle side, दो side of one triangle is equals to corresponding two side of the other triangle and included angle of both triangle, है ना, इंक्लूडेड एंगल ऑफ द इक्वल साइड्स, अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए से दो एंगल उनके बीच का इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग दो एंगल एंड
इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तीसरा एसएसएस क्राइटेरिया, उसके पहले बोल लो एएएस क्राइटेरिया, दो एंगल और कोई भी साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग दो एंगल एंड एनी साइड, एनी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर क्या बोलोगे एसएसएस, तीनों साइड अगर एक ट्रायंगल के इक्वल हो जाए करस्पॉन्डिंग ऑल द थ्री साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। फिर आरएचएस, राइट हाइपोटेनियस साइड, मतलब किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनियस सेम है और कोई भी एक साइड सेम है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। नाउ लेट्स मूव टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो अगला टॉपिक है हमारा वो है सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सो हम लोग एंट्री कर चुके हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से सर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। अब टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, ठीक है। सो यहीं से मैं अगले लेक्चर पे स्टार्ट करूंगा, लेंथ ज्यादा हो रहा है वीडियो का। सो यहीं से अपन अगले लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे और मैं इसको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा और मल्टीपल सवाल कराऊंगा, ठीक है। जो भी बोर्ड में सवाल है वो यहां पर उठा लेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए थैंक यू।